All right, we are on page number 127. ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे कि हमको माइंड जो है ना, जब हम सेल्फ वर्क करने लगते हैं, जब खुद की तरफ ध्यान देने लगते हैं। अभी जो आंख बंद किया ना ओमकार हाँ के, तो जी, आपका है ना पूरा गोल्डन हो रहा। सच में। थैंक यू। या तो ये होता है कि माइंड हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। माइंड हमको ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जब माइंड करवाता है ना, तब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सेल्फ वर्क हमसे छूट जाता है। सबसे पहला कमिटमेंट तो हमारा ये होना चाहिए कि मैं खुद पे काम करूंगी, और सच्ची बरसों से, जब से मैं योग शिक्षक बनी, स्पिरिचुअल फील्ड में आई, हो गए अभी 16-17 साल हो गए। सुबह उठ के सुबह का 1 घंटा मेरा, फिर चाहे मैं प्रार्थना करूं, चाहे मेडिटेशन करूं, सब करूं, जो भी कुछ करूं, वो टाइम पे मैं किसी का नहीं सोचूंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरा सोचूंगी। और खुद पे काम जो भी, तब उस दिन का जो भी मैंने मेडिटेशन गाइडेड कोई लेना है, या मुझे कोई राइटिंग वर्क करना है, या जो भी सेल्फ वर्क, अफर्मेशंस लिखने हैं। वो आज ही मैंने सुबह यूट्यूब पे मेरा एम्पावरिंग मेडिटेशन बहुत समय पहले मैंने लिया था। ऑलराइट। और ये एम्पावरिंग मेडिटेशन काफी समय के बाद मैंने आज किया, वो खुद किया पूरी तरह बैठ के। तो एक तो उसमें शरीर ध्यान स्टार्टिंग में बहुत सुंदर हुआ है। उसके बाद में हमने एफर्मेशंस मैंने कुछ लिए हैं, और मुझे याद आया कि वो एक एक मेरे एक मेडिटेशन में वो एफर्मेशंस खुद ब खुद मेरे दिमाग में आ रहे थे। और तो जब मेरा मेडिटेशन पूरा हुआ, मैंने वो लिख लिए, और उसी दिन दोपहर को आप लोगों को वही मेडिटेशन मैंने गाइडेड लिया, जो रिकॉर्ड किया और फिर यूट्यूब पे डाल दिया। और उसके आखिर में चिदाकाश में जो नजर को स्थिर करना है, जिसको हम एक्चुअल मेडिटेशन जिसको मैं कहूंगी, जहाँ पे नो थॉट नो मूवमेंट का की अवस्था होती है, उस वो एंड में है। इट इज उसके उसके भी एफर्मेशंस बहुत अच्छे हैं। तो आप चाहो तो दोबारा एक बार जरूर कर लेना। हाँ, हमारा ये जो सेल्फ वर्क चालू है, इस सिलसिले में ही करना। इट्स अ वेरी गुड वन। एम्पावरिंग मेडिटेशन नाम है उसका। ऑलराइट, चलो, तो हम पहुंचे थे हमारे हाथ तक। द आर्म्स रिप्रेजेंट अवर एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू एम्ब्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जब हमें बहुत खुशी होती है, हम निसर्ग की जगह पे या किसी खुली मैदान में जाते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है, हम कैसा करते हैं? बाहें फैलाते हैं, आकाश को बाहें फैलाते हैं, या यूं ही बाहें फैलाते हैं। गोल गोल, बच्चे देखो बाहें फैलाकर गोल गोल घूमता है। हमारे हाथ उस चीज का प्रतीक है कि हम जीवन को गले लगा सकते हैं। इस जिंदगी को हम अपनी बाहों में भर सकते हैं। ये हमारे हाथों का प्रतीक बनता है। ये हमारे हाथों के क्षमता का प्रतीक बनता है। ability and capacity of our arms. The upper arms have to do with our capacity and lower arms have to do with our abilities. इंटरेस्टिंग, देखो बहुत अच्छा लिखा है। ऊपर के जो दंड जिसको हम कहते हैं ना, ये हमारी, जैसे हम दिखाते हैं ना, ये हमारी ताकत है। तो ये मैं शक्तिशाली हूँ, यहाँ पे नहीं बोलते मैं शक्तिशाली हूँ, यहाँ पे बोलते हैं। राइट, हमेशा अपना बाहें दिखाते हैं। तो वो जो है वहां पे हमारी शक्ति है। और जो बाकी का हाथ का जो हिस्सा है, इतना ये वाला, इसमें कौशल्य है, एबिलिटी है। हाँ, एक कैपेसिटी होती है और एक एबिलिटी होती है। तो इसमें एबिलिटी है। वी स्टोर ओल्ड इमोशंस इन अवर जॉइंट्स एंड द एल्बोज रिप्रेजेंट अवर फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजिंग डायरेक्शंस। देखो, हमारी जो पुराने भावनाएं जो हमारी होती है, ये हम हमारे जोड़ों में रखते हैं। बहुत ज्यादा भावनाएं जोड़ों में रख दी हो, शरीर के सारे जोड़ कमजोर होने लगते हैं। जितनी भावनाएं, पुरानी पुरानी स्मृतियों की भावनाएं वहां पे
जॉइंट्स में जहाँ जितनी है उतने जॉइंट्स के इश्यू ज्यादा। अब आप सोच सकते हो आर्थराइटिस का मतलब क्या बनता है। ऑलराइट, सो and the elbows represent our flexibility in changing direction। और हमारा जो एल्बो होता है, काय म्हणणार, कोपर, हाँ, ये एल्बो जॉइंट जो होता है, इससे हम दिशा बदल सकते हैं। ये जॉइंट जो है वो हमें दिशा बदलने में मदद करता है। Are you flexible about a changing direction in your life, or are old emotions keep you stuck in one spot? बहुत important है, प्लीज ध्यान से सुनिए। बेला, स्पेशली आप ध्यान से सुनना। दिशा जब जिंदगी की हम बदल नहीं सकते, जब हमारे जोड़ों में बहुत ज्यादा इमोशन स्टोर हो जाते हैं, तो हमारे जॉइंट्स अटक जाते हैं, वी आर स्टक। और फिर हमें दिशा बदल नहीं सकते, हम ऐसे स्टिफली चलते हैं, स्टिफली सोते हैं, स्टिफली हमारा सब कुछ होता है। तो ये जो स्टिफनेस है बॉडी में, ये जो जॉइंट्स की स्टिफनेस है, ये सारे हमारी ओल्ड मेमोरीज, बहुत बचपन से लेके जो स्मृतियां हैं और उन स्मृतियों की जो भावनाएं हैं, इसके वजह से हम अटके हुए हैं। अभी अभी मैंने शेयरिंग पढ़ा, जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले, कितनी मेमोरीज, कितना पेन, कितना हर्ट, कितना ह्यूमिलिएशन, कितना अभी तो रिग्रेट तक पहुंचे भी नहीं है यार, प्रतिक्रिया के बारे में बात ही नहीं कर रहे, कितना गिल्ट, इतनी सारी चीजें जब हमारे जोड़ों में बसी हुई हो, तो ये हमारे जोड़ अटकेंगे या नहीं अटकेंगे? है ना, बिल्कुल अटक जाएंगे। लेकिन देखो कितना भयानक लग रहा है ये, लेकिन देखो उसको पलटाना, उसको घुमाना, उसको ठीक करना उतना ही आसान है। अगर हमें ये, मेरा तो आरती पूरा जीवन ही ऐसा है। राइट, लिसन टू मी, लिसन केयरफुली, डोंट थिंक अलोंग विथ मी, जस्ट लिसन केयरफुली। Your whole life has been stuck. Why has it been stuck? Because of so many painful memories since you were born, right? इसलिए your life has been stuck because of memories and because of emotions, not because of dis-ease, not because of arthritis. Please take that in consideration. And so the solution is equally easy and magical. If you can let go of all those emotions and all those memories, you will start running tomorrow. ये मेरा मुद्दा है। अगर उन स्मृतियों को, अगर उन भावनाओं को तुम छोड़ सको, ऑलरेडी जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, खुद पे वर्क करते हैं, हमारे अंदर कॉम्पैशन, हमारे अंदर करुणा, ये सारी चीजें ऑलरेडी आने लगती है, क्षमाशीलता, हम आसानी से लोगों को माफ कर सकते हैं, ऑलरेडी दैट इज देयर। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज, वो अंदर की वो जो 3 साल की छोटी सी बच्ची है ना, 1 साल की, 6 महीने की, 1 दिन की, वो जो भी छोटी सी अंदर की बच्ची है, या वो जवान छोटी सी लड़की है हमारे अंदर, बस उसको एश्योर करो दैट इट ऑल इज फाइन। आज मैं जहां भी हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है। ऑल इज वेल इन माई लाइफ wherever I am now। ये अगर कर सको तो रातों रात मिराक्युलस, मैजिकल रिकवरी से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पटतय का? पटतय का नाही? प्रश्न पडतायत, बोला। जर इमोशन्सच, आणि आपण हम
उपनिषद जब पढ़े हम, इतनी जो भी योग शास्त्र सब पढ़ते आए हैं, हमने देखा यही है, कर्म संस्कार कहाँ से बनते हैं? भावनाओं से बनते हैं। सिर्फ क्रिया है, लेकिन क्रिया में कोई भावना नहीं है तो कर्म तैयार नहीं होते। कर्म का सिद्धांत पढ़ा है हमने, काफी अभ्यास किया है। सब शास्त्र में कर्म क्या कहता है? अगर क्रिया है पर उसमें भावना नहीं है तो कर्म नहीं बनता, कर्म संस्कार नहीं तैयार होते। भावनाओं हटाओ, सब कुछ, ऑल विल बी वेल। All right, that's my main point. Think about it. Are you flexible about a changing direction in your life, or are old emotions keeping you stuck in one spot? मैं कहूंगी पुरानी यादें ले लो, गठड़ी लेकर बैठ जाओ। जितना रोना धोना है, जितना क्रोध है, जितना जो भी कुछ दुख है, सब कुछ पीट पीट के निकाल डालो उसमें से, और एक ही बार उसे जाने दो। फ्री हो जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। ओके, इसके बाद हम आते हैं हाथों पे, हैंड्स। द हैंड्स ग्रास्प, हैंड्स होल्ड, हैंड्स क्लेंच। क्या करते हैं हाथ हमारे? पकड़ते हैं, धरते हैं, और हम लोग चिमटी में पकड़ते हैं ना, क्लेंच भी करते हैं। वी लेट थिंग्स स्लिप थ्रू आवर फिंगर्स। उंगलियों के बीच से हम चीजों को निसट जाने देते हैं, बह जाने देते हैं। समटाइम्स वी होल्ड फॉर टू लॉन्ग, और कभी कभी मूठ खोलते ही नहीं, बहुत ज्यादा समय तक पकड़ के रखते हैं। वी आर हैंडी। जब भी अरे कुछ भी काम है, मैं हूं ना, वी आर हैंडी। टाइट फिस्टेड, कभी कभी हम कंजूस है, हाथ में से पैसे छूटते नहीं। ओपन हैंडेड, जब जब देखो तब हाथ खुला रहता है। पेनी पिंचर्स, एक एक पैसा बचाते हैं और एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं। बटर फिंगर्स, मक्खन की उंगलियां हमारी, कुछ टिकती ही नहीं, जो भी हाथ में आता है सब गिर जाता है। वी गिव हैंड आउट्स, देखो हम यूज की हुई चीज दूसरे को दे देते हैं। हमने जो यूज किए, और अब हमें कपड़े हो, चीजें हो, वस्तुएं हो, बैग्स हो, जो भी कुछ है, हमको नहीं चाहिए, हम दूसरे को दे देते हैं। उसे क्या कहते हैं? हैंड आउट। वी कैन हैंडल आवरसेल्व्स, हम खुद को हैंडल कर सकते हैं। और वी कांट सीम टू हैंडल एनीथिंग, या तो हम कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते। सब शब्दों में हैंड ये आता है। वी पुट अ हैंडल ऑन समथिंग, अब किसी भी चीज पे हैंडल भी लगाते हैं हम। हाँ, मराठी में, हिंदी में हैंडल लगाने का मतलब बहुत अलग होता है, वो भी हम करते हैं। हाँ, किसी को हैंडल लगा दिया। इट्स हैंड्स डाउन, कभी कभी तो हैंड्स डाउन भी होता है कि बस ये मैं जीत गई, मेरा ये रहा, मेरा मेरे पत्ते, मैं जीत गई। ओके, सो इट्स हैंड्स डाउन। इट्स हैंड्स ऑफ, नहीं भाई, मेरे को इसमें से नहीं, मेरा हाथ ऊपर, मैं नहीं हाथ लगाऊंगी। इट्स हैंड्स ऑफ। हैंकी पैंकी, ये भी एक हैंड्स ऑफ, हैंकी पैंकी। ओके, वी गिव समवन अ हैंड, किसी को मदद चाहिए, हाथ देते हैं। आर हैंड इन हैंड, मदद के लिए हाथ देते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इट्स ऑन हैंड और आउट ऑफ हैंड, मेरे हाथों में है या मेरे हाथों में नहीं है। अंडर हैंडेड और ओवर हैंडेड, नीचे से डीलिंग हो रही है अंडर हैंडेड, या ऊपर से डीलिंग हो रही है ओवर हैंडेड। वी हैव हेल्पिंग हैंड्स, मदद के हाथ हमारे होते हैं। हैंड्स कैन बी जेंटल, बहुत मुलायम स्पर्श हाथ का हो सकता है। और दे कैन बी हार्ड, या तो बहुत कड़क हो सकता है। विथ नॉटी नकल्स, नॉटी नकल्स, नकल्स जानते हो आप, इसको नकल कहते हैं, ये जो हड्डियां है ना, यहाँ की और यहाँ की, ओके, इसको नकल्स कहते हैं। ये जो हड्डियां हैं और ये वाली जो हड्डियां हैं, अब ये नकल्स, क्या कहा उसने, नॉट वी हैव नॉटी नकल्स, तो किसके किसके नकल्स देखो बहुत बड़े बड़े होते हैं,
और गांठ हो, जैसे कि बड़े बड़े गांठीले ऐसे नकल्स होते हैं। यहाँ पे वो कहती है जिनके ऐसे बड़े नोटी नकल्स, नोटी KNOTTY, यानी गांठ वाले जो होते हैं ये व्यक्तियां, हाँ बहुत पतले भी इंसान होंगे लेकिन उनके हाथों के नकल्स बहुत बड़े होते हैं। ये व्यक्ति ओवर थिंकिंग करते हैं, यहाँ पे वो कह रही है, विथ नॉटी नकल्स फ्रॉम ओवर थिंकिंग, और नार्ड विथ आर्थराइटिक क्रिटिसिज्म। और अगर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, आर्थराइटिस के वजह से मुड़ गई है, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म से के वजह से, सिर्फ और सिर्फ निंदा करने के वजह से हमारी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसको आर्थराइटिक क्रिटिसिज्म कहा है। ग्रास्पिंग हैंड्स कम, जो, और देखो, जो हाथ हर चीज को पकड़ना चाहते, ग्रास्प करना चाहते, हर चीज को भाई छूट ना जाए कहीं, हाँ, गिर रहा है पकड़ लो, मिल रहा है ले लो। तो ये जो ग्रास्पिंग हैंड्स होते हैं, इट दे कम फ्रॉम फियर, ये भय के वजह से आते हैं। फियर ऑफ लॉस, कहीं खो ना दूं। फियर ऑफ नेवर हैविंग इनफ, अरे मेरे पास कम गिरा तो मेरे पास कभी जितना चाहिए उतना नहीं होता। फियर दैट इट वॉन्ट स्टे इफ यू होल्ड लाइटली, और ये भय कि अगर मैंने घट्ट पकड़ के नहीं रखा, अगर मैंने टाइटली होल्ड नहीं किया तो ये छूट जाएगा, हाथों से छूट जाएगा। Tightly grasping a relationship only has the partner run away in desperation. अगर तुम तुम्हारे पार्टनर को बहुत पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, जितना तुम जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना दौड़ने की कोशिश करेगा। चाहे ये बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर हो, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर पकड़ के घट्ट, नहीं कहाँ गए थे, क्यों गए थे, अभी बताओ, मुझे हर पर पता होना चाहिए, तुम कहाँ हो, क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ, तुम्हारी हर हालचाल मुझे पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है घट्ट पकड़ के रखना या टाइट पकड़ के रखना। ऐसे करते हैं वॉट एवर यू, इट विल, वो बढ़ते ही वो भागने की कोशिश करेगा। अगर तुमने पकड़ने की कोशिश की तो वो तंग आके दौड़ेगा। टाइटली क्लेंच्ड हैंड्स कैन नॉट टेक इन एनीथिंग न्यू, अगर मुठ आपकी बहुत ज्यादा घट्ट बंद है तो नया कहाँ से हाथ में आएगा, तुम खोल ही नहीं रहे हो तो नया हाथ में कहाँ से आएगा। Taking the hands freely from the wrist gives you a feeling of looseness and openness. क्या करें, हाँ, मनगट संचलन, काय म्हणतो आपण त्याला, रिस्ट मूवमेंट, हमेशा रिस्ट मूवमेंट्स करती रहनी चाहिए दिन में, नीचे ऊपर साइडवेज एंड सर्कुलर। योगा के क्लास में ये सिखाया जाता है। ये रिस्ट को अगर हम ढीला रखते हैं, बैठे बैठे हिला सकते हो तुम, इसको अगर हम ढीला रखते हैं तो हमारा मन भी खुल जाएगा, हमारा दिमाग भी खुल जाएगा, दिलो दिमाग दोनों ओपन हो जाएगा। दैट विच बिलोंग्स टू यू कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम यू, इसको अंडरलाइन कर दो। तुम्हारे नसीब का कोई छीन कर नहीं लेके जा सकता। जो तुम्हारे नसीब का है वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ भी कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा है तो वो तुम्हारे पास ही रहेगा। सो क्या करना है, रिलैक्स, तो रिलैक्स द फिंगर्स। तो अब ये हो गई, हाथ पे आए, मनगट हो गया, अब उंगलियां। द फिंगर्स ईच हैव मीनिंग, हाँ, उंगलियों को भी अर्थ होता है, मतलब होता है। प्रॉब्लम्स इन द फिंगर्स शो वेयर यू नीड टू रिलैक्स एंड लेट गो। अगर आपकी उंगलियों में कुछ तकलीफ है, हाँ, किसी किसी जन को सुबह उठते ही स्टिफनेस होता है, या जो भी उंगलियों में कोई भी तकलीफ है, इसका मतलब ये हो रहा है कि
इससे आप ये जान सकते हो कि कहाँ आपको रिलैक्स होने की जरूरत है और जाने देने की जरूरत है. वेर यू नीड टू लेट गो. इफ यू कट योर इंडेक्स फिंगर, there is probably anger and fear that has to do with your ego in some current situation. इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली. अगर तुम्हारी पहली उंगली कट जाती है, हाँ, सब्जी काटते या कुछ भी ब्लेड से या जो भी, अगर पहली उंगली पे कट आता है तो यहाँ वो कह रही है इसका मतलब ये है आप क्रोध में हो और ईगो है. राइट. और हम सब जानते हैं ईगो अगर नहीं होता तो क्रोध कभी नहीं आता. सिर्फ और सिर्फ अहंकार से क्रोध उभरता है. मेरे साथ किया, मुझे बोला, मुझे छोड़ा, मुझे पकड़ा, जो भी कुछ है. लेकिन ईगो के वजह से एंगर होता है. और जब भी तुम एंग्री होगे तुम देखोगे कि पहली उंगली तुम्हारी कट सकती है ना, उस पे कट आ सकता है. तो ये उसका मतलब होता है. द थंब इज मेंटल एंड रिप्रेजेंट्स वरी. हमारा अंगूठा जो है ये मानसिक है. अंगूठे को अगर कोई तकलीफ है तो तुम फिक्र कर रहे हो, तुम वरी कर रहे हो. द इंडेक्स फिंगर इज द ईगो एंड फियर. हमने पहली उंगली को देख लिया कि ये ईगो है और डर है. अंगूठे को देख लिया, ये मानसिक है और चिंता है. यहाँ पे बीच वाली उंगली जो है, द मिडिल फिंगर हैज टू डू विथ सेक्स एंड ऑर्गन, सेक्स एंड एंगर, आई एम सॉरी. तो अगर बीच वाली उंगली को कोई कट आ जाता है या दरवाजे में अटकती है या कौन सी उंगली को ईजा हुई है या कौन सी उंगली में तकलीफ है, आप देख लो. अगर बीच वाली उंगली है तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हो सकता है जिसके वजह से क्रोध है, तो एंगर उसके साथ आएगा. when you are angry, hold your middle finger and watch the anger dissolve. जब भी आपको गुस्सा आए, आप देखो अगली बार अगर आपको किसी भी बात को लेकर गुस्सा आया है, अपनी बीच वाली उंगली को पकड़ लीजिए और आप देखोगे, बीच वाली उंगली को पकड़ लीजिए. किसी के ध्यान में भी नहीं आएगा कि आपने हाथ, अपने को लगता है कि भाई ऐसे ही हाथ रखे हैं, पर बीच वाली उंगली को पकड़ लोगे तो आपका क्रोध कम हो जाएगा. हाँ, आपका क्रोध पिघल जाएगा. ऑलराइट. सो होल्ड द राइट फिंगर if your anger is at a man and left it if it is at a woman. अगर बहुत गुस्सा आया है, किसी आदमी पे गुस्सा आया है तो राइट हैंड की बीच वाली उंगली पकड़ लेना. और किसी औरत पे गुस्सा आया है तो लेफ्ट हैंड की उंगली पकड़ लेना. हाँ, ये भी उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है. द रिंग फिंगर इज बोथ यूनियन एंड ग्रीफ. हमारी ये जो उंगली होती है, अनामिका कहते हैं ना मेरे ख्याल से इसको, तो या रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, इस उंगली में दुख भरा हुआ होता है. ग्रीफ, किसी को खोने का दुख जो होता है ना, तो वो शोक जिसको हम कहेंगे कि हम शॉक कर रहे हैं, तो दैट ग्रीफ इज इन योर रिंग फिंगर. द लिटिल फिंगर हैज टू डू विथ फैमिली एंड प्रिटेंडिंग. छोटी उंगली में तकलीफ है तो आपके कुटुंब की वजह से या कुटुंब को के संबंध में वो तकलीफ है. ये उसका मतलब होता है. एंड प्रिटेंडिंग, और आप प्रिटेंड कर रहे हो, आपको जो महसूस हो रहा है वो दिखा नहीं रहे, वो बोल नहीं रहे, कोई और मुखवटा लगाकर बैठे हो, कोई और चेहरा चढ़ाया हुआ है. ठीक है आरती जी, जी. विजया, मेरे मेरा जो अभी चल रहा है ना उसमें वो बहुत सही है है वो ना. इसका रंगली का दर्द होता था, हाँ वो कम हो गया होम्योपैथिक औषध लिए तो. हाँ लेकिन इसमें बहुत है. अभी ऐसे मिट्टी नहीं है. मूठ अपन बंद करते हैं ना, हाँ मूठ हाँ. बंद करतो ना तशी मूठ बंद होत नाही होत माझी या नाही. दोन्ही बोटांनी. हाँ, टेकत नाही. आता छोटे. करंगडी टेकायला लागली, हाँ. पण करंगळीच्या शेजारचं बोट नाही टेकत अजून. ओके ओके ओके. हे बरोबर लागू पडतंय म्हणजे. बरोबर लागू पड़ता है. खरं आहे. हम्म. तो म्हणजे हाँ, समझ गए आणि मैं.
हम्म. आणि सध्या काय होतंय, डावा खांदा पण दुखतोय माझा. हा. हम्म. आणि हा हात पण डावा आहे का? नाही, हा उजवा बोट दोन, उजव्या हम्म. हाताचे हे दोन बोट. स्त्री तत्व पुरुष तत्व दोन्ही मध्ये इम्बॅलन्स आलेला आहे, तो त्याच्याकडे लक्ष द्यायला लागेल. हा हा. इतके इतके उपाय वाचलेत आपण. हमने ना बहुत सालों का जो अभ्यास है हमारा, इसमें हमने बहुत अलग अलग दृष्टिकोण देखे हैं, बहुत अलग अलग उपाय देखे हैं हमने. लेकिन सारे उपाय देखने के, बहुत सारे खुद पे एक्सपेरिमेंट किए, दूसरों पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, सजेशंस दिया है लोगों ने, वो यूज करके फिर उनका फीडबैक दिया है. लेकिन आखिर में मैं वो पॉइंट पे पहुंची हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि बस वो एक विचार, वो एक क्षण, वो एक विचार और एक वो दृष्टिकोण की जरूरत है. एक पल में सब कुछ बदल सकता है. सारे उपाय देखने के बाद, बहुत सारे उपाय देखे, ओके, सबके सब तो नहीं देखे होंगे, लेकिन बहुत उपाय देखे. अब जैसे हमारी 5 उंगलियां यानी पंचमहाभूत का प्रतीक है, हाँ. बराबर है. तो ये हर उंगली में जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश, वायु है, आकाश. आकाश है. राइट, आकाश बीच वाली उंगली है, अग्नि हमारा अंगूठा है. तो ये जो पंचमहाभूत है, अगर आप इनको भी ऑब्जर्व करो या इनका सहारा लेके सॉल्यूशन निकालो, हाँ, उस महाभूत को का बैलेंसिंग करने की कोशिश करो. हाँ, दार खेचूंगे, लाइट बंद कर. ये इसका अगर हम निकालने की अगर हम इसका कोई भी दृष्टिकोण से कोई भी उपाय निकालो, हाँ, हाँ. लेकिन आखिर में एक बार सिर्फ एक वाक्य बोलने की जरूरत होती है और तुम्हारा प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकता है. हाँ, जैसे मैं, हाँ. जो भी मुझे तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ मैंने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह लेके साल भर में उस तकलीफ को काफी हद तक मिटा दिया, मिट ही गई समझ लो. लेकिन हर सीजन चेंज जब होता था, तब वो उभरता था. मुझे वात इम्बैलेंस था, तो वो वात का प्रकोप हो जाता था. और 1 साल तक ये हर सीजन चेंज, यानी आप सोचो, हर 2 महीने के बाद फिर 1 महीना दवाई लो, फिर 2 महीना तकलीफ. तो ये हर बार मैंने बोला, ये क्या नॉनसेंस चल रहा है ये, इतना ही मैंने खुद से कहा कि ये क्या बकवास हो रहा है. हर सीजन चेंज पे क्या ये तकलीफ, ये मुझे मंजूर नहीं है. और मैंने सिर्फ अपने मन में एक बहुत ही, क्या कैसे मैं कहूँ, स्ट्रिक्टली और फर्मली मैंने कहा, अगले सीजन चेंज से मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी. बस वो एक मेरा विचार, वो एक मेरा वाक्य, आज उसको 3 साल हो गए कम से कम. नो सीजन चेंज का प्रॉब्लम, एक ही वो तकलीफ बची थी, उसको भी एक लाइन से, एक शब्द से, लेकिन ठान लेनी जरूरत है. मतलब मैंने मेरे मन में डांट कर कहा कि ये क्या नॉनसेंस चल रहा है, ये मुझे नहीं चलेगा. देखो, शरीर मेरा है, मन मेरा है, मैं शरीर की नहीं हूं, मैं मन की नहीं हूं. मैं जो बोलूंगी वो सुनेंगे, वो बोलेंगे और मैं सुनूंगी, नहीं होने वाला. उतना तो अभ्यास में से ध्यान में आ गया है कि वी हैव टू टेक कंट्रोल ओवर अवर बॉडी, ओवर अवर माइंड. इफ वी टेक कंट्रोल, एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व्ड ओवरनाइट, रातों रात. और इसलिए मैं कह रही हूँ कि बस एक क्षण की जरूरत है. वो एक क्षण में एक बात आप फर्मली बोल दो, हो जाएगा. ट्राई करना, सक्सेस मिले हमसे शेयर जरूर करना. नक्की नक्की नक्की. मेरा डाटा सब मैं ऐसे ही इकट्ठा करती हूँ. ऑल राइट, वंडरफुल, थैंक यू विजया फॉर शेयरिंग. ओके, अब हम अगले शरीर के हिस्से पे जाते हैं, वो है हमारी पीठ. जी हंसा जी, बोलिए. આરતીબેન, આપણે એમ કહી શકીએ કે મને આ મંજૂર નથી, નીકળો બારે, કોઈ બી પીડા શરીરને जरूर कही सको. મંજૂર નથી, નીકળો બારે, ચલો. હા, આ મને નહીં ચાલે, આ મને નહીં ચાલે, એ તમારે કેવું પડે ને તો ક્યાંથી બદલાય. અને મને એવું લાગે છે
કે લાઈફમાં એ કેવું પડે, જિંદગીને કેવું પડે, આ દુખી जिंदगी મને नहीं ચાલે, बस बहुत हो हाँ गया, आज के बाद सुखी सुख चाहिए मुझे। बताओ मुझे क्यों तुम ये, क्या कहेगा ब्रह्मांड अगर तुमने ये कह दिया कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे कोई दुख जीवन में नहीं चाहिए, अब मुझे सुखी सुख चाहिए, क्या बोलेगा ब्रह्मांड? कहो। तथास्तु। बराबर। उसको और पता ही नहीं है कुछ, मांगो तो मिलेगा। रोते बैठोगे तो एक तो उसको सब, कभी बोलते हो चाहिए, कभी बोलते हो नहीं चाहिए, कभी रोते रोते बैठोगे तो वो ब्रह्मांड को लगेगा नहीं नहीं भाई इसको नहीं चाहिए, ये रो रही है, हे भगवान मुझे मुझे क्या बोलने का, 100 कोटि का लॉटरी लगा दो, रो रो के बोलोगे तो वो हाँ कैसे बोलेगा? उसको लग रहा है जो भी तुम मांग रहे हो, क्योंकि तुम क्या मांग रहे हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो, द कॉस्मोस डजंट हैव अ माइंड, इट हैज इंटेलिजेंस बट नो माइंड टू इंटरफियर इन दैट इंटेलिजेंस, इट इज प्योर इंटेलिजेंस। तो वो क्या बोलेगा? उसको नहीं पता तुम क्या मांग रहे हो, उसको सिर्फ ये दिख रहा है कि तुम रो रहे हो, कभी नहीं देगा। जो भी मांगना है, हंसी खुशी जो मांगोगे सब मिलेगा। जो बच्चे प्यार से सहला के, मम्मा प्लीज दे दो ना, आप कितनी अच्छी हो, प्लीज एक चॉकलेट, देते हो कि नहीं देते हो? और अगर वो बच्चा पैर पटक के रोने लगे, माँ मुझे चॉकलेट चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपकी ही प्रतिक्रिया देखो। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द बैक, हमारी पीठ। द बैक रिप्रेजेंट्स अवर सपोर्ट सिस्टम। सारा शरीर का आधार हमारी रीढ़ की हड्डी पे, बरोबर है ना, रीढ़ की हड्डीच म्हणतात ना, हमारे स्पाइन पे, वर्टिब्रल कॉलम पे हमारी रीढ़ की हड्डी, ये हमारा पूरे शरीर का आधार है। प्रॉब्लम्स विद द बैक यूजुअली मीन वी फील वी आर नॉट बीइंग सपोर्टेड। अगर आपके पीठ में कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, यानी आप बेसहारा महसूस कर रहे हो, आपको आधार की कमतरता है, आप आधार चाहते हो जो मिल नहीं रहा। Too often we think we are only supported by our job or by our family or spouses. In reality, we are totally supported by the universe, by life itself. ये नौकरी नहीं होती तो मेरा क्या होता, ये घर नहीं होता तो मेरा क्या होता, ये मेरा कुटुंब नहीं होता तो मेरा क्या होता? भैया कुछ नहीं होता, ये लोगों ने तुम्हें आधार दिया है क्या? इन लोगों को भी आधार देने वाला और तुम्हें भी आधार देने वाला तुम सबका बाप ऊपर बैठा है ना। हाँ, वो जो, वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड की शक्ति है जो हम सबको संभाले हुए है। इसने नहीं संभाला होता तो मेरा क्या होता? कुछ नहीं होता भैया, कोई और संभाल लेता। आज देखो, आज के शेयरिंग में ये जो लड़की है, काफी सालों से, खास अभी शादी होके 3-4 साल शायद हो रहे हैं, तो माँ से दूरी हो गई है, उनकी अनबन बहुत हो गई और माँ से उनकी दूरी हो गई है। लेकिन आज के बचपन के शेयरिंग में अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है, बचपन में मेरी बहुत सारी माएँ थी, हमारा बहुत बड़ा परिवार था और मैं सबसे छोटी थी, और मेरे जो भी जितने भी चाचा चाची जो लोग थे, इनके बच्चे मेरे उम्र के थे, तो ये मेरे माँ बाप जैसे थे। इतनी सारे माएँ दी थी ब्रह्मांड ने तुम्हें, तुम्हारे ध्यान में भी नहीं आया। और एक वो जन्म देने वाली माँ है, अगर उससे बिछड़ गए हो तो रो रहे हो, तभी थैंक यू नहीं बोला कि मुझे इतनी सारी माएँ हैं, इतने सारे पापा है, सब मेरा कितना मुझे प्यार देते हैं, सब मैं जो चाहूं मुझे सर आंखों पे उठाए रखा है, राइट? देन व्हाट हैपेंस इज, व्हेन वी डोंट लर्न टू वैल्यू, नसीब में ऐसी चीजें होती है कि जबरदस्ती देखना पड़ता है। और जब then we say that when you learn your lesson, the problem will resolve.
तो जो भी उनकी माँ के साथ जो भी कोई घटना हो गई है या जो भी कुछ हो गया है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर ओ मैं नहीं समझी थी, अब मुझे समझ में आया, मेरी गलती हो गई, भगवान थैंक यू, आपने मेरी माँ तो मुझे दी जिनपे मुझे बहुत प्यार है, एंड whom आई owe द गिफ्ट ऑफ लाइफ टू, लेकिन मुझे बाकी भी इतनी माएँ दी। मेरी सास जो माँ, देखो शादी करके आई, माँ के साथ संबंध टूट गया। उन्होंने ये भी लिखा है कि शादी के बाद मेरी सास इतना प्यार से मुझे रख रही थी कि मैं कहती थी नहीं नहीं, क्या मैं इस प्यार के लायक हूँ? शी हैज एक्चुअली यूज दोस वर्ड्स, डू आई डिजर्व दिस लव? आई डोंट डिजर्व दिस लव। सास विलन बन गई है अभी, रोज के झगड़े। ओके, तो वो थेरेपी चल रही है उनकी, लेकिन रोज के झगड़े। तो माँ की जगह होती है, उस जगह पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। जरूरी नहीं है कि XYZ व्यक्ति ही वहां पर बैठे। माँ एक हमारे जीवन की एक स्तर है, एक इट्स अ पोजिशन, एनीबडी कैन बी इन दैट पोजिशन। जैसे हमारे व्यास मुनि कितने सारे व्यास होकर गए हैं, राइट? हर ऋषि अलग जिसने कुछ लिखा उनको व्यास कहा गया। एनीबडी कैन बी अ व्यास हु इज इन दैट पोजिशन। मम्मी का, डैडी का, भाइयों का, बहनों का, आखिरी हम सब है क्या? सब इंसान है। ये तो इंसान ने बनाए हुए रिश्ते हैं, नाम दे दिए हैं और अपने पराये कर दिए, भेदभाव बना दिया, बिछाड़ दिया, हमको जुदा कर दिया एक दूसरे से। क्या आप मेरी बहन मेरी माँ नहीं बन सकती? क्या आप मेरी छोटी बहन बड़ी बहन नहीं बन सकती? आप मेरी भाभी नहीं बन सकती? कुछ भी बन सकते हो, मैं आपकी बन सकती हूँ, आप मेरी बन सकती हो, क्यों नहीं? ये इंसान से इंसान के नाता है। लेकिन मैं बोलूं अगर कि मुझे यही वाली माँ चाहिए, तो मैं दुखी रहूंगी। जैसे जब बोलते हैं नहीं नहीं मुझे यही वाला जॉब चाहिए, पर भैया इससे डबल पेमेंट देने वाला दूसरा जॉब तुम्हारी राह देख रहा है। नहीं नहीं, मुझे यही वाला जॉब चाहिए, तो मैं दुखी ही रहूंगी। जॉब हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, पैसे हो, कोई भी चीज को लेकर बात तो वही है, या स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो, बात तो यही है, बात तो वही होती है। प्रोसेस डजंट चेंज। या लिमिटेशंस, यस सुचित्रा, बिल्कुल लिमिटेशंस। वी लिमिट आवरसेल्व्स, वी सैबोटाज आवरसेल्व्स। एनीवे, सो ये जो हमारी पीठ है, तो हमारा ऊपर बैठा है हम सबको तारने वाला, है ना, राइट? द अपर बैक। अब देखो हमारे पीठ के 3 हिस्से हैं, ऊपर वाला, बीच वाला हिस्सा और नीचे का हिस्सा। द बैक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ऊपर का बैक जो है, इट हैज टू डू विद द फीलिंग, विथ फीलिंग द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। अगर आपकी ऊपर की पीठ दुख रही है, ऊपर के भाग की पीठ, तो आपको भावनिक आधार का अभाव हो रहा है। आपको भावनिक आधार से आप वंचित हो। My husband, wife, lover, friend, boss doesn't understand me or support me. कौन से क्या हो रहा है आपके साथ? आपके जिसके भी साथ आपकी भावनाएं बंधे हैं, वो मुझे समझ नहीं पा रहे, वो मुझे आधार नहीं दे पा रहे। तो क्या हो रहा है? ऊपर की पीठ दुख रही है। कोई भी प्रॉब्लम जो ऊपर की पीठ में। फिर मिडिल बैक। द मिडिल बैक हैज टू डू विथ गिल्ट। अगर आपके मिडिल पोर्शन में, और मुझे ये नहीं बोलना मैम स्लिप डिस्क का क्या, स्लिप डिस्क का भी यही है। कोई भी प्रॉब्लम होने दो, कितना भी डीप होने दो, हड्डियों के अंदर, कुर्चों के अंदर, या कहीं भी होने दो, हिस्सा वो है तो प्रॉब्लम, इमोशन वही है। अच्छा, बीच वाली जो हमारी पीठ का हिस्सा है, यहाँ पे बसता है गिल्ट। खंत आपण म्हणतो ना, खंत पण नाही म्हणणार, मला गिल्टला शब्द का नाही मिळत आहे, वाईट वाटणं किंवा गिल्टी वाटणं, काय म्हणतात त्याला? स्वतःला अपराध दोषी भाव. मानणं. अपराध भाव.
अपराध भाव, थैंक यू सो मच, यस, दोषी भाव या अपराध भाव, ये हमारे बीच में के हिस्से में बसता है. ऑल दैट स्टफ दैट इज इन बैक ऑफ अस, आर यू अफ्रेड टू सी व्हाट इज बैक देयर? आर यू हाइडिंग व्हाट इज बैक देयर? डू यू फील स्टैब्ड इन द बैक? देखो, जो भी कुछ है पीठ में, ये जो अपराधी भावना जो है, हाँ, ये तुम्हारे पीठ में है. तुम उसे देखने से डरते हो, तुम देखना नहीं चाहते हो कि पीठ पीछे क्या है, मुझे देखना ही नहीं मुड़ के. हाँ, तो ये अपराध भाव कुछ ऐसा हो गया हो जिसके वजह से आपको गिल्टी महसूस हो रहा हो. या तो पीठ पीछे छुरा भोंकना, ये भी वो हमारे पास फ्रेज है ना कि अरे उसने तो मेरे पीठ में छुरा डाल दिया, तो ये इमोशन भी वहां पे बसता है. डू यू फील रियल बर्नट आउट? आर योर फाइनेंसेस इन अ मेस? or do you worry about them excessively? Then your lower back may be bothering you. अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो नीचे का पीठ का, या हम कमर का भाग कह सकते हैं, हाँ, पीठ का हमारा आखिरी हिस्सा, तो ये हिस्से में हमें दर्द या तकलीफ होगी. મેરુદંડ મેરુદંડ કેવાય ને ના, નીચે મેરુદંડ તો આખું થઈ ગયું ઉપરથી લઈને નીચે. સ્પાઇનલ કોર્ડ અચ્છા मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम यानी स्पाइन, और स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर होता है. तो इधर से मेरुदंड चालू होता है मुंडी के से तो माकड़ हाड़ तक, ટેલ કોર્ડ નીચે हाँ, वो पूरा का पूरा मेरुदंड है. मैं बात कर रही हूँ पीठ की, અચ્છા पीठ का हिस्सा, तो कंधों के पीछे का पूरा हिस्सा, बीच वाला पूरा हिस्सा और कमर का पूरा हिस्सा, ये 3 हिस्से की हम बात कर रहे हैं. अब आया ध्यान में? हाँ, सिर्फ बीच में नहीं पकड़ना, पूरा हिस्सा. बहुत औरतों को कमर दुखती है, अगर चिंता बहुत ज्यादा है और वो भी गुजारे को लेकर, यानी पैसे को लेकर, यानी रोज की कैसे होगा, कितने पैसे है, अब मैं घर कैसे चलाऊंगी, सामान कैसे लाऊंगी, कैसे होगा, तो कमर की तकलीफ होती है. अच्छा, ये नहीं समझना कि जो बहुत गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो इस चीज की फिक्र करते हैं. ओके, जो राजा महाराजा है, जिनके पास महल है, उस महल के मेंटेनेंस का उनको भी उतना ही उतनी ही फिक्र, उतनी ही चिंता होती है कि भाई 10 सर्वेंट्स रखे हैं, अब 10 सर्वेंट्स को पगार कहाँ से देंगे, लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे करेंगे. ऑलराइट, बट इन शॉर्ट, फाइनेंशियल इश्यूज, लोअर बैक में तकलीफ होगी, ये समझ लो. द लैक ऑफ मनी और द फियर ऑफ मनी विल डू इट. द अमाउंट यू हैव हैज नथिंग टू डू विथ इट. अभी मैंने कहा कि चाहे राजा हो या चाहे कोई गरीब इंसान हो, फिक्र तो सेम होती है. तो या तो पैसे नहीं है, या तो पैसे के लेकर कोई डर मन में बैठा हुआ है, कि मुझे फंसाया जाएगा, मेरे पैसे चले जाएंगे, या जो भी कुछ है, या आज है पर कल नहीं मिले तो, वगैरह वगैरह, फ्यूचर की चिंता. So many of us feel that money is the most important thing in our lives and that we could not live without it. देखो, ज्यादातर हम सबको लगता है कि पैसा हमारे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, पैसे के बगैर हम जी नहीं सकते. दिस इज नॉट ट्रू. ये सच नहीं है. देर इज समथिंग फार मोर इम्पोर्टेंट एंड प्रेशियस टू अस विदाउट विच वी कुड नॉट लिव, यू नो. और एक चीज है जो पैसे से भी कहीं अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसके बगैर हम बिल्कुल ही जी नहीं सकते. एंड व्हाट इज दैट? इट इज अवर ब्रेथ, और वो है हमारी सांसें. अगर सांसें चलनी रुक जाए तो हम मर जाएंगे. अवर ब्रेथ इज द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस in our lives, and yet we totally take for granted when we exhale that our next breath will be there. देखो, सांस छोड़ते वक्त डर लगता है कि अगली सांस आई नहीं तो, अब आई है तो पकड़ के रखती हूँ, छोड़ूंगी नहीं. अगर छूट गई और दूसरी आई नहीं तो, क्या ये हमारे दिमाग में भी आता है? हम उसे कितना फॉर ग्रांटेड रखते हैं. आई एम श्योर मरते समय भी, वो आखिरी सांस के समय भी
हम यही सोचते होंगे कि अगली सांस आने ही वाली है, कहाँ जाएगी। लेकिन वो नहीं आती और राम नाम सत्य हो जाता है, राइट। ये हम इस जिसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अवर ब्रेथ इज द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस इन अवर लाइफ, एंड येट वी टोटली टेक फॉर ग्रांटेड when we exhale that our next breath will be there. If we did not take another breath, we would not last 3 minutes. Now, if the power that created us has given us enough breath to last for as long as we live, can we not trust that everything else we need will also be supplied? बहुत, इसको भी, ये पैराग्राफ को पूरा मार्क कर लो और इस बात को बार बार, जब भी आपको कोई चिंता हो, फिक्र हो, बार बार इसको याद करना। भगवान ने हमें जीने के लिए जितनी सांसें हमारी जरूरत है उतनी सांसें हमें दी है। वो सांस कहीं नहीं जाएगी, वो रुकेगी नहीं। जितना हमारा आयु है उतनी सांसें चलते ही रहेगी, ये हम जानते हैं। कहाँ से जानते हैं? हमारे आत्मिक ज्ञान है ये, इसलिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता इसके लिए। क्या आपको सोचना पड़ता है क्या मैं औरत हूं? देखो तो मैं औरत हूं या नहीं हूं? कभी सोचना पड़ता है कि आप एक औरत हो? कभी सोचना पड़ता है कि आप एक इंसान हो? बिल्कुल नहीं। वैसे ही कभी सोचना नहीं, क्योंकि ये आत्मिक ज्ञान है। कभी सोचना नहीं पड़ता कि हमारी सांसें अगर अगली सांस नहीं आई तो जो वो ऊपर वाला है, जो वो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, जिसने हमें हमें इस आयु के लिए जितनी सांसें दी जरूरी है सारी दे के रखी है, तो क्या वो हमारा पालन पोषण तारण इन चीजों का उसने बंदोबस्त नहीं किया होगा? God will have provided. If he can provide us with breath, he can provide us with everything else. तो ये हमारे दिमाग में ये बात भी नहीं आनी चाहिए कि अरे पैसे नहीं हो तो, या पैसे कम पड़े तो, या आए तो खर्चे हो गए, या कोई ले गया तो। पैसे को लेकर हमारे मन में एक भी विचार क्यों आना चाहिए? काम करोगे तो पैसा तो अपने आप आएगा, परीक्षा दी है तो मार्क तो मिलेंगे। इतना सहज है ये बात। ऑलराइट, so now can we not trust that everything else we need will also be supplied? Okay, ये सवाल। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। लंग्स, फेफड़े, राइट, फेफड़े ही कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं मराठी में। तो लंग्स को लेकर, द लंग्स रिप्रेजेंट अवर कैपेसिटी टू टेक इन एंड गिव आउट लाइफ। बाहर से प्राण शक्ति लेते हैं और अंदर से, मतलब बाहर की ऊर्जा लेते हैं, अंदर की ऊर्जा हम बाहर छोड़ते हैं। प्राण अंदर आता है और प्राण बाहर जाता है। हाँ, आज के वो जो मेडिटेशन मैंने आपको कहा, एम्पावरिंग मेडिटेशन, उसमें आई हैव स्टार्टेड एंड फिनिश्ड विथ, स्टार्टेड इन द सेंस एफर्मेशंस की श्रृंखला ही, शुरू और अंत में दोनों में आई हैव सेड दैट आई टेक इन the loving cosmic breath, the cosmic energy. I breathe in the cosmic energy and I breathe out the cosmic energy. तो ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है हमारे अंदर कहाँ से आती है? सांसों से ही तो आती है। जो पिंडी ते ब्रह्मांडी हम कहते हैं, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। ये पिंड बना कैसे? बाहर से जो आया उसी से तो बना, राइट? ये कैसे हुआ? Because we breathe in that energy and we breathe out the same cosmic loving energy, healing energy, whatever you want to call it. So the lungs represent our capacity to take in and give out life. हर सांसों से हमारे फेफड़ों में हम जिंदगी को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। Okay? Problems with the lungs usually mean we are afraid to take in life
or perhaps we feel we do not have the right to live life fully. आपने सुना होगा, अरे उनके फेफड़ों में पानी भर गया। कोविड में भी आपने देखा कि आखिर सांसें की तकलीफ होकर जो लोग गुजर गए, दे ऑल हैड चेस्ट इश्यूज। ये चेस्ट इश्यूज तब होती है जब हम जिंदगी को गले नहीं लगा सकते, जब हम जिंदगी को अस्वीकार करते हैं, जब हम जिंदगी को हक से नहीं जीते। Women have traditionally been very shallow breathers and have often thought of themselves as second class citizens. ये तो हमने योगा में भी हम सिखाते हैं। देखो आदमी लोग है ना, उनको आप देखो, उनके पेट की हालचाल दिखती है जब वो सांसें लेते हैं तब, लेकिन स्त्रियों की छाती की मूवमेंट दिखती है जब वो सांसें। तो हम ऊपर ऊपर सांस लेने की को स्त्रियों की आदत है। इसका एक कारण ऐसा समझा जाता है क्योंकि हम प्रेगनेंसी में पेट हमारा जो फूल जाता है, अंदर बच्चा है, तो हमारी सांस गहरी नहीं जा सकती, इसलिए स्त्रियां ज्यादातर ऊपर ऊपर ही सांसें लेती है। ऑलराइट, तो इसलिए क्योंकि हम ऊपर ऊपर करते ही रहते हैं, इसलिए सेकंड क्लास सिटीजन माने जाते हैं। पुरुष प्रधान संस्कृति बन गई है और स्त्री द्वितीय दर्जा, who did not have the right to take up space and sometimes not even the right to live, जिसे हमारे यहाँ एक समय ऐसे था, हमारे यहाँ यानी हमारी संस्कृति में, जब इतनी अधोगति हो गई थी कि लड़कियों को कहा जाता था अच्छी लड़कियां दिखती नहीं, सुनाई देती नहीं, महसूस भी होती नहीं। ऐसी जो लड़की होती है वो सबसे अच्छी होती है, जो ना दिखाई दे, जो ना स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो ना सुनाई दे, जिसकी आवाज इतनी धीमी हो। ये इतने हद तक हम गिर चुके थे, राइट? तो पर एनीवे, सो sometimes are not even given the right to live. Sorry. Today this is changing. अब वो बदलाव बदल रहा है. Women are taking their place as full members of the society and breathing deeply and fully. अब औरतें गहरी सांसें लेने लगी है, इसलिए खास करके योगा क्लास में भी जो फीमेल हमारी स्टूडेंट्स होती हैं, उनको हमें ज्यादा सिखाना पड़ता है, क्योंकि पुरुष तो हक से गहरी सांस लेते हैं, पुरुष प्रधान है जो, तो वो हक से लेते हैं, लेकिन स्त्रियों को बोलना पड़ता है गहरी सांस लो, पेट से अपना सांस लो। It pleases me to see women in sports. Women have always worked in the fields, but this is the first time in history, as far as I know, that women have gone into sports. It is wonderful to see the magnificent bodies that are emerging. Okay? तो अभी तो हम, ये पुरानी बात है, अभी तो लड़कियों के मतलब हर खेल में विमेन्स ग्रुप बन गया है, विमेन्स क्रिकेट, विमेन्स टेनिस, सब कुछ है, हर खेल में औरतों को संधि है। एम्फाइजीमा एंड हेवी स्मोकिंग आर वेज ऑफ डिनाइंग लाइफ। एम्फाइजीमा यानी जिसको धाप लगते हैं ना, सांसें जिनकी फूल जाती है और जो भी अंदर कफ जम जाता है, या तो जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, ये जीवन को नाकार रहे हैं। They mask a deep feeling of being totally unworthy of existing. वो क्या कहना चाह रहे हैं मालूम? वो ये कहना चाहते हैं कि मेरा अस्तित्व निरर्थक है, मेरा अस्तित्व होने की मैं लायक ही नहीं हूँ, ये वो कहना चाहते हैं। Scolding will not change the habit of smoking. It is the basic belief that must change first. मेरे पास जितने भी एडिक्शन के केसेस आते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा बेटा, मेरा बेटी, वॉटेवर, पति, जो भी कुछ है। तो ये जो अल्कोहलिज्म हो, स्मोकिंग हो, एडिक्शंस जो भी होते हैं ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देम। ओके, दे हैव, उनकी जो मूलभूत विचार सरणी है वो उनकी, उन्होंने खुद अगर बदली तो वो उसमें से बाहर निकल सकते हैं। ओनली दे कैन हेल्प देमसेल्व्स। ऑलराइट, वी कैन सपोर्ट देम definitely, but they have to do it. You can't force them. All right.
ये हो गया लंग्स। अब हम आते हैं ब्रेस्ट पे। ब्रेस्ट यानी स्तन। द ब्रेस्ट रिप्रेजेंट द मदरिंग प्रिंसिपल। मातृत्व का ये यहाँ पे तत्व आता है स्तन की जगह पे। when there are problems with the breast, it usually means we are over mothering either a person, a place, a thing or an experience. अगर मातृत्व बहुत ज्यादा हो जाए, यू नो, कि जब जरूरत नहीं है, व्यक्ति, वस्तु, विषय उन्होंने यहाँ पे कहा है, या कोई जगह या कोई अनुभव भी हो सकता है, जब उसका पालन पोषण तुम जरूरत से ज्यादा करते हो, ओवर मदरिंग करते हो, तभी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम आते हैं। पार्ट ऑफ मदरिंग प्रोसेस इज टू अलाउ द चाइल्ड टू ग्रो अप। आपने कभी देखा है, मैंने ना एक बार पहाड़ों में गई थी और मैंने एक ईगल को देखा। उसका वो छोटा सा, हम लोग ने काफी बहुत देर तक, हम 2 घंटे तक बैठे रहे। उसका जो बच्चा था वो उड़ने के लिए तैयार हो चुका था और वो ईगल उसे धीरे धीरे ढकेल रहा था कि उड़ो। और जैसे ही वो ट्राई करने लगता तो वो बाकी के आधार के लिए वहां पे हो जाते। देखो, माँ बनने का मतलब ये होता है अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाने को सिखाना, बनने के लिए सिखाना। तुम सक्सेसफुल मदर हो अगर तुम्हारे बच्चे स्वावलंबी है। All right. One of our duties as a mother is to make sure that our children are independent. Okay, we need to know when to take our hands off, when to turn over the reins and let them be. लगाम पकड़ के नहीं रखेंगे, कब लगाम छोड़ना ये हमें समझना चाहिए। Being overprotective does not prepare the other person to handle his और her own experience। और खास करके आजकल मैं देखती हूँ एक ही बच्चा ज्यादातर सबको होता है, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, लेकिन वो एक बच्चे के वजह से वो बच्चा हर पल माइक्रोस्कोप के नीचे होता है। उस बच्चे को खुद से कुछ नहीं करने देती माएं। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स हैरान हैं कि बच्चों के प्रोजेक्ट्स उनकी माएं करके लाती है। वो बच्चों को भी प्रोजेक्ट नहीं करने देती, खुद उनका प्रोजेक्ट्स करती है। जब इतनी निर्भरता तुम तुम्हारे बच्चों में डालोगे, अगर वो बच्चा खुद से कुछ भी नहीं करेगा तो वो बड़ा होकर अपने आप को कैसे संभालेगा, इसके बारे में सोचो। Sometimes our overbearing attitudes literally cut off nourishment in a situation। कभी तक तो इतने हद तक हम उनको पालते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि उन वो सांस भी नहीं ले पाते, उनकी लाइफ लाइन ही हम कट कर देते हैं। इतना उनको गले लगाते हैं, इतना हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो जिंदगी में कभी अपने पैरों पे उठ नहीं पाते। और ये मैंने मेरी आंखों से, मतलब पूरी जिंदगी मौत तक कैसे उठ नहीं पाया या पाई, ये मैंने देखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ कैंसर इज इन्वॉल्व देन देर इज ऑल्सो डीप रिसेंटमेंट। किसी भी तरह का अगर कैंसर है तो बहुत ही ज्यादा रिवेंज, रिसेंटमेंट कहते हैं ना, कि बहुत ही ज्यादा बदले का भाव ये मन में भरा हुआ है। ओके, या द्वेष मन में भरा हुआ है, आप द्वेष कह सकते हो। रिलीज द फियर एंड नो द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स रिसाइड्स इन ईच वन ऑफ अस। इस डर को छोड़ दो, उस ब्रह्मांड की शक्ति हम सब में है। क्या बोलते हैं आदि शंकराचार्य ने हमें कौन सा महावाक्य दिया? अहम ब्रह्मास्मि, पूरा ब्रह्म मुझ में है, डर किस बात की। ऑलराइट, अगले नेक्स्ट ऑर्गन हार्ट। अब आते हैं हृदय पे। हार्ट ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट्स लव while our blood represents joy। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा हृदय है, ये प्रेम का स्थान है, ये प्रेम का प्रतीक है, लेकिन हृदय के अंदर और हमारी नसों में
बहने वाला जो खून है ये आनंद का प्रतीक है, आनंद को दर्शाता है। आ गया ध्यान में कौन से प्रॉब्लम्स है? अगर आनंद नहीं है तो कौन से प्रॉब्लम्स होंगे? सारे सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होंगे, अभिसरण के प्रॉब्लम्स होंगे। Our hearts lovingly pump joy throughout our bodies. कितना सुंदर वाक्य है। हमारे हृदय बड़े प्यार से आनंद को हमारे पूरे शरीर में फैलाते हैं, फैलाने का काम करता है हमारा हृदय। Our hearts lovingly pump joy throughout our bodies. When we deny ourselves joy and love, the heart shrivels and becomes cold. जब हम खुद को प्रेम और आनंद से वंचित रखते हैं, हमारा हृदय सिकुड़ जाता है, ठंडा हो जाता है। हम कहते हैं ना, तुम्हारा दिल है या पत्थर? We ask these things, right? As a result, the blood gets sluggish. अब हृदय जब हमारा बैठ गया है, हृदय जब हमारा थक गया है, या हृदय जब हमारा सिकुड़ गया है या ठंडा पड़ गया है, बताओ खून कैसे बहेगा? हृदय खून को पंप करता है, तो ये खून जो आनंद का प्रतीक है, ये कैसे बहेगा? As a result, the blood gets sluggish and we creep our way to anemia, angina and heart attacks. All heart attacks, anemia यानी खून में लाल जो कण होता है, हीमोग्लोबिन हमारे खून में, आरबीसी में, वो जब कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि खून कम हो गया है। पर खून नहीं कम हुआ, उसमें का जो लाल अंश है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो कम हो गया। इस अवस्था को कहते हैं एनीमिया। और जिनको सिवियर एनीमिया है, जिनका हीमोग्लोबिन 4 और 5, 3 पे भी उतर जाता है कभी कभी, इनके जोड़ों में दर्द होते हैं, इनके स्नायुओं में कमजोरी होती है, इनके त्वचा में फिक्कापन आ जाता है, इनके ये थक बहुत जल्दी जाते हैं, इनको सांसें कम पड़ती है, इनका दिमाग, ऑब्वियसली सांस कम है, ऑक्सीजन कम है, तो दिमाग कहाँ से काम करेगा? तो ये हो गया एनीमिया। और बाकी जो हार्ट के प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने कहा, even varicose veins are also circulatory issues. कहीं भी जहां पे कोलेस्ट्रॉल is also a circulatory issue. जहां जहां हमारा रक्ताभिसरण जो है ये अगर ब्लॉक हुआ है, तो ये हमने खुशी को हमारे शरीर में फैलने नहीं दिया। हमारा दिल बैठ गया और हमने खुशी को, हमारे जीवन की खुशी हमने नहीं ली। द हार्ट डज नॉट अटैक अस। हृदय हम पर कोई वार करने नहीं जा रहा है, कोई अटैक नहीं करने जा रहा है। वी गेट सो कॉट अप इन द सोप ओपेरा एंड ड्रामास we create that we often forget to notice the little joys that surround us. rat race में पड़े हैं, इतना दौड़ रहे हैं, इतना फास्ट जा रहे हैं कि रुक कर कोई सुगंध, फूल का सुगंध लेना, कोई छोटी सी खुशी को महसूस करना, छोटे छोटे आनंद को, छोटी छोटी खुशियां, इनको हमसे ये मिस हो जाती है। और जब हम छोटी छोटी खुशियां दिन भर में उठते हैं, अरे वाह सुबह हो गई, अरे वाह मैं जिंदा हूं, यहाँ से जो छोटी छोटी खुशियां शुरू होती है, दिन भर अगर हम इसे नहीं लेते, तब जाके ये सारे ड्रामा में हम उलझ जाते हैं, हार्ट अटैक होता है। वी स्पेंड इयर्स बर पण दार आडवाच ठेवा, मैं मशीनचा आवाज खूप नाही, ओके जातो। We spend years squeezing all the joy out of our heart and it literally falls over in pain. हार्ट अटैक का डेफिनेशन वो दे रही है यहाँ पे, वो कह रही है बरसों तक हम खुशी को निचोड़ कर निकाल डालने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि आखिर में हमारे खुशी नहीं है तो गम से, दर्द से हमारा हृदय गिर जाता है। The heart falls. It literally falls over in pain. Heart attack people are never joyous people.
जिनको हार्ट अटैक आते हैं ये लोगों को समझ लो कि ये कभी भी खुशी नहीं मनाते. Okay, they are never joyous people. If they do not take the time to appreciate the joys of life, they will just recreate another heart attack in time. और पहले हार्ट अटैक के बाद अगर जग नहीं गए, मतलब अगर अब भी सजगता नहीं आई, अब भी उन्होंने अपने जीवन में हंसी खुशी मस्ती मजाक नहीं लाया, दूसरा हार्ट अटैक निश्चित है. ऑल राइट. हार्ट ऑफ गोल्ड, कोल्ड हार्ट, ओपन हार्ट, ब्लैक हार्ट, लविंग हार्ट, वार्म हार्टेड, वेर इज योर हार्ट? आपका हृदय कैसा है वो पूछ रही है. हाँ, ये सब वर्णन है हृदय के. ठंडे दिल वाला, काले दिल वाला, प्यार भरा दिल, ये सब वर्णन है हृदय के. तुम्हारा हृदय कैसा है पूछ रही है. ऑल राइट. अब हम आते हैं स्टमक पे. हाँ सुचित्रा बताइए. आज से हम कहेंगे कि मेरे शरीर में खून बहता है, ऐसा नहीं कहेंगे मेरे शरीर में प्यार बहता है, ऐसा कहेंगे. बिल्कुल. हाँ अभी जो आज प्यार कैसा है? हाँ. सुचित्रा जी, प्यार का हाँ. सागर है. हाँ. और ये नहीं पूछेंगे आज बीपी कैसा है, आज प्यार कैसा है पूछेंगे. सही. ऑल राइट. और अब हम आते हैं पेट पे. एक सुबह में अभी बोल रहे हैं ना प्यार का बात, तो जब भी मैं श्वास दीर्घ श्वसन का क्रिया कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मेरा हृदय अनंत सागर है और उसके अंदर से एक श्वास का दौरड़ा अंदर जाता है और पूरी गगरी भर के आती है, और दूसरा दौरड़ा जब भी बाहर निकालते तो छिलकाती है, वापस अंदर दूसरे श्वास में भर के आती है, वापस बाहर छिलकाती है. हाँ, आपने अपने हृदय को एक प्यार का कुआं बना दिया जिसमें सागर. से आप. हाँ नहीं, कुएं से हम निकालते हैं फिर हाँ, छलकाते लेकिन हैं, वो कुआं सागर के पास में, कुआं सागर के पास में. आपका मतलब सागर ही आपका कुआं है, ऐसा हो गया. मस्त, क्या वंडरफुल. ऑल राइट. अब आते हैं हम पेट पे. दिस इज अनदर, सी, हार्ट एंड स्टमक. और आयुर्वेदा में कहते हैं कि हर बीमारी की शुरुआत कोई भी हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, पेट से होती है. पचन बिगड़ता है सबसे पहले, उसके बाद वो बिगाड़ जो है हमारे शरीर में. इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है ना, पहले पचन की दवाई देते हैं कि पहले अग्नि को, पेट की अग्नि जो है, जठर अग्नि जो है, पेट के पचन को पहले सुधारो. पहले पेट ठीक हो गया तो उसके बाद कोई भी दवा जब देते हैं तो वो लागू पड़ती है. अगर कितनी भी दवाई दी जाए पर पेट अगर ठीक नहीं है तो वो दवाई व्यर्थ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है. अब देखो, हमारा पेट, द स्टमक, डाइजेस्ट ऑल द न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस वी हैव. जितनी भी नई कल्पनाएं हैं, जितने भी नए अनुभव हम लेते हैं, पचते हैं कहाँ? पेट में. ओके. अगर कोई बात, मैंने मेरे PLR सेशंस में देखती हूँ कि जो उनके सबकॉन्शियस से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में उनके सबकॉन्शियस से जो बात निकली है वो अगर उनको मंजूर नहीं है, कई बार लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया जैसे हो जाता है. ऑफ कोर्स वो सिर्फ 6-8 घंटे का खेल रहता है, उसके बाद में ये रे मजा मांग लिया बोलते हैं ना हम, फिर से बैक टू स्क्वायर वन. ये आ जाते हैं चैनल्स जो खुल गए थे वो फिर से बंद हो जाते हैं, अगर खुद पे काम नहीं, स्वीकार नहीं किया गया. तो स्वीकार नहीं किया गया तो वो चैनल्स बंद हो जाते हैं, आपकी तकलीफ भी खत्म हो जाती है. स्वीकार किया तो ऑफ कोर्स आपकी तकलीफ खत्म हो ही जाती है. ऑलराइट. इसलिए कोई फिक्र नहीं है कि PLR के बाद अगर शरीर कोई प्रतिक्रिया देता है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती. जस्ट हाँ, अगर आपके मन में डर आया हो तो कोई डरने की बात नहीं है. ओके. जितनी भी नई आइडियाएं हैं, हमारे जो भी अनुभव है, या तो हमें हमारे पेट में वो पचते हैं या तो नहीं पचते. हाँ, या तो अपचन होता है या आधे अधूरे पचते हैं. राइट. वॉट और हु कांट यू स्टमक, ये फ्रेज है इंग्लिश में. आई कांट स्टमक दिस, बाबा ये तो मेरे पचन पड़ेगा ही नहीं. हम हिंदी में भी कहते हैं ना
की मराठी में कहते हैं हे माझ्या पचनी नाही पडणार, बोला तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस, आई कैन नॉट टेक दिस. व्हाट गेट्स यू इन द गट? गट यानी हमारे आंतड़ी, इंटेस्टाइन, यू नो. तो हमारा, हम कहते हैं ना गट फीलिंग है मुझे, मैं जानती हूँ मेरे पेट में, मुझे पता है कि नहीं नहीं ये ऐसे ही होने वाला है, या नहीं नहीं वो आज नहीं आएगा. हाउ डू यू नो? गट फीलिंग हम कहते हैं, राइट? सो what gets you in the gut? When there are stomach problems, it usually means we don't know how to assimilate the new experience. We are afraid. उस दिन जो भी अनुभव आपका हुआ है वो आप पचा नहीं पा रहे, वो आप गिल नहीं पा रहे, यू नो, स्वॉलो नहीं कर पा रहे, और भय बैठ गया है, डर गए हैं हम, तब जाके अपचन होता है. Many of us remember when commercial airplanes first became popular that we could get inside a big metal tube that would carry us safely through the sky was a new idea we found hard to assimilate. At every seat there were throw-up bags. पता है प्लेन में आगे की जो सीट होती है, आप बैठे हो, आपके आगे की जो सीट है उसके पीछे एक पाउच होता है, और उसमें उल्टी की, मतलब अगर उल्टी आ जाए तो वो निकालने के लिए एक थैली दी हुई होती है, कि समझो अगर आपको, आप सीट से तो उठ नहीं सकते जब तक कि विमान ऊपर चढ़कर स्थिर हो जाए, एरोप्लेन स्थिर हो जाए, तो वो उल्टी करके डालने के लिए एक बैग, वॉमिट बैग दी हुई होती है. बेस वाले सागड़ी हाँ, ये क्यों दी है? वाला भाई जब ये क्यों दी है? क्योंकि कोई एक लोहे के डिब्बे के अंदर हम बैठ के, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, और आकाश से उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, ये बात ही हमें पचती नहीं थी, और इसलिए शरीर रिएक्ट करता था. ऑलराइट, वो याद कर रही है. At every seat there were throw-up bags. We would throw up in our bath bags as discreetly as we could, wrap them up and hand them to the stewardess, who spent a lot of time running up and down the aisle collecting them. वो अपने जमाने की बात कर रही है जब नए नए एरोप्लेन्स, नए नए फ्लाइट्स शुरू हुए थे, तो वो उसको याद आ रहा है उस समय पे बहुत लोगों को ये रिएक्शन होती थी, उल्टी आ जाती थी, और लोग भी देखो बड़े शर्माते हुए धीरे से उसमें उल्टी कर देते थे, फिर उसको पैक कर देते थे, और वो एयर हॉस्टेस के हाथ में, स्टीवर्डेस कहते थे उसको, एयर हॉस्टेस के हाथ में देते थे. बेचारी वो बस लोगों के बैग्स कलेक्ट करने में, डालने में, डिस्कार्ड करने में, इसमें ही लगी रहती थी. Now it is many years later, and though the bags are still at every seat, they are seldom used. लेकिन देखो अब भी एरोप्लेन में वो बैग्स होती है, लेकिन कोई यूज करता है? आज तक किसी को यूज करते मैंने नहीं देखा. ऑलराइट, क्योंकि अब हमें वो आइडिया पच गई, वो आइडिया दैट कि ये हम इसमें से सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह पहुंचेंगे, यह आइडिया हमें पच गई, इसलिए अब रिएक्शन नहीं आती. वी हैव एसिमिलेटेड द आइडिया ऑफ फ्लाइंग. ऑलराइट, पेट में और एक चीज होती है. चारू जी कुछ बोलना चाहती है. हाँ चारू जी, बोलिए बोलिए. आप अनम्यूट, मैंने आपको म्यूट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए. किसी किसी को कार में भी उल्टियां होती है, वो हाँ. बैग साथ में एवोमिन गोली हाँ हाँ, वो ले लेते हैं साथ में. वो जो है ना, वो मोशन सिकनेस होता है. देखो प्लेन में हमारा शरीर उतना मोशन हमें फील नहीं होता जितना कार में फील होता है. हाँ, वो अलग है, मोशन सिकनेस होना अलग है. हम अपचन की बात इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि कोई आइडिया जब हमें नहीं पचती तब हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है, और जब वो आइडिया पच जाती है तो वो प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है. इसका उदाहरण वो यहाँ पे दे रही है. ओके,
कि पहले फ्लाइट्स में लोगों को उल्टियां हुआ करती थी, अब कहाँ किसी को होती है, क्यों नहीं होती, राइट? तो वो बात अगर उनको पची नहीं है और अब पच गई है। अब पेट का अगला इश्यू है अल्सर। बहुत लोगों को अल्सर की तकलीफ होती है। अल्सर आर नो मोर देन फियर। अल्सर इज इक्वल टू डर, भय, ट्रेमेंडस फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। जब आप अपनी काबिलियत को बहुत कम समझते हो, जब आप ये समझते हो, व्हेन यू थिंक दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर नॉट गुड इनफ, तब अल्सर की तकलीफ होती है। वी फियर नॉट बीइंग गुड इनफ फॉर अ पेरेंट, वी फियर नॉट बीइंग गुड इनफ फॉर अ बॉस। कितनी भी खुश करने की कोशिश करो मम्मी को, डैडी को या बॉस को, ये हमसे खुश हो ही नहीं सकते। हम उतने लायक है ही नहीं। जब ऐसा हमारा अनुभव होता है, हमें पेट में अल्सर हो जाते हैं। वी कांट स्टमक हु वी आर। हम जो है वो वैसा ही, वो हम खुद का स्वीकार नहीं कर पा रहे, जैसे है वैसे। वी रिप अवर गट्स अपार्ट ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। और जो नाखुश हो रहा है, उसको खुश करने में हम अपने आप को चीर फाड़ डालते हैं। No matter how important our job is, our inner self-esteem is very low. हम कितनी भी उच्च पदवी हमें मिल जाए, कितने भी हाई पोजीशन पर हम पहुंच जाए, अंदर से तो हम छोटे से घबराए हुए इंसान ही होते हैं। We are afraid they will find out about us. और फिर हमें डर लगता है कि यार, अगर इसे पता चल जाए कि मैं जो पोजीशन पे हूँ, एक्चुअली मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, मुझे इतनी बड़ा दर्जा दिया है, मैं तो इतोसी हूँ, या मैं तो इतना सा हूँ, मुझे पहाड़ समझ रहे हैं, मैं तो चूहा हूँ। ये जब फीलिंग होती है, तब जाके अल्सर्स हो जाते हैं पेट में, इंटेस्टाइन्स में भी। ऑलराइट, पेट से अब थोड़ा और एक ले लेते हैं हम। वो है, okay, I think this is a little longer and I don't want to rush through it. Next है हमारे sex organs यानी genitals, लेकिन फुल पेज एक्सप्लेनेशन है इस पे, तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। और इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप, 2-4 मिनट है, हम कुछ चर्चा कर सकते हैं, कुछ शेयर। गुड मॉर्निंग शैलजा, बताइए। हाँ, तो देखो, हर एक इश्यू जो है बॉडी में, जो भी इश्यू है, ये हमारे इमोशनल हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए पाप पुण्य कर्म भी हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इमोशन, राइट? सेंसिटिविटी बढ़ानी है, लेकिन इमोशनल नहीं होना है। और इमोशंस क्या है? चलो थोड़ा और इसको डीप में देखते हैं। व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस आर रिएक्शंस। ये एनर्जी इन मोशन। एनर्जी इन मोशन, बिल्कुल सही। तो वो एनर्जी इन मोशन कब होती है? जब हमारे दिमाग में कोई विचार आता है। ओके, सो इमोशंस आर बेसिकली रिएक्शंस टू आउटसाइड, इनसाइड, एवरीथिंग, टू आवर माइंड, टू व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस, पीपल, प्लेसेस, ऑल ऑफ इट। तो कभी किसी को देखते हैं, कुछ विचार आता है, उस विचार को मैचिंग भावना हमारे मन में तैयार होती है। कोई आ गया अचानक से, अरे यार ये अब कहाँ से आई, देखा, आपका भाव आपके विचार को मैचिंग है। अरे वाह, ये आ गए, क्या मजा आ गया, चलो आप आ गए, बहुत अच्छे। आपका विचार और भावना कभी अलग अलग नहीं हो सकती, ये दोनों एक साथ चलती है। इसलिए पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। विचार ही नहीं चाहिए तो भावना कहाँ से आएगी? इफ देर आर नो थॉट्स देयर विल बी नो इमोशंस। तो चित्त वृत्ति निरोध कर डालो। ऑलराइट, येस, पटत नसेल तर बोलायचं। अगर आपको जो यहाँ पे बात हो रही है, इसमें कोई शंका, कोई सवाल है, तो जरूर पूछिए, बताइए। चर्चा करेंगे तो हमें ही हमारे जवाब मिलेंगे।
अब लुईस है, सब कुछ तो लिख कर नहीं रख सकती, राइट। उन्होंने, हमने दिशा दी है, चलना तो हमें ही है। जैसे चारू जी ने अभी पूछा कि कार का मोशन सिकनेस और एरोप्लेन का मोशन सिकनेस, क्या एरोप्लेन का भी मोशन सिकनेस है? नहीं, कार का जो है ये मोशन सिकनेस है, क्योंकि तुम्हारा शरीर उस स्पीड से जा रहा है और वो तुम्हें महसूस हो रहा है। और किसी किसी को, जिनको स्पीड पसंद है, वो अलाइन हो जाते हैं, हार्मनी में रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन जिनका शरीर कार की स्पीड से स्लो है, उनको तकलीफ हो जाती है, हाँ, उथल पुथल हो जाती है। लेकिन ये जो एरोप्लेन का उदाहरण दिया था, ये बिल्कुल अलग है। मेरे देरानी को होता है, हाँ मुझे जी। नहीं होता है। तो जो लोग, तो वो अभी देखो आपका और देरानी के स्वभाव में भी क्या फर्क है, देख लो, और आपको बहुत साम्य मिलेगा और आपके ध्यान में एक आएगा। एक क्वेश्चन पूछो आरती। पूछो जी, पूछो। अभी तो मैं चल नहीं सकती हूँ, या मैं कुछ वर्क भी नहीं, जॉब भी नहीं करती हूँ, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और अभी फाइनेंशियल भी जरा अच्छा स्टेट है, बराबर। तो ये जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं, मेरी एज 58 हो गई है, बराबर। और अभी मैं सुधर के क्या करूंगी? वंडरफुल। अभी मैं वर्कशॉप कर रही हूँ, मेरा जो डिजास्टर जीवन था, जो जब मैं सब कुछ चल सकती थी, फिर सकती थी, नाच सकती थी, काम कर सकती थी, जॉब करती थी, वो तो मैंने लाइफ पूरा डिजास्टर कर दिया। डिजास्टर कर मैंने दिया। सब कुछ हम, खराब। हाँ, आपका आपका सवाल बेला, तो अभी मैं सुधर के क्या करूंगी? अब बेला आपका सवाल बहुत क्लियर है, हमारे ध्यान में आ गया कि क्यों उठूं मैं। आप पूछ रही हूँ, मैं बेड में हूँ, मैं क्यों उठूं? कोई जवाब देना चाहेगा बेला को? नहीं, क्यों उठो नहीं, नहीं क्यों उठो नहीं, अभी उठ के मैं क्या करूंगी? वो सब उठ, कुछ लेट गो करके। हाँ बेला जी, ये हाँ, लिमिटेशन डाल मेरे रहे हैं आप, मन मैं उठ सोल, के क्या करूं? या नहीं लिमिटेशन नहीं, मेरे सोल को सुधार के मैं क्या करूंगी अभी? बराबर है, बराबर है। समझो, मैं वर्कशॉप समझ करके, गई। मैं वर्कशॉप करके उठ जाऊं, बेला, चल भी जाऊं। बेला आपका सवाल बहुत क्लियर है। मैं सोचती हूँ मैं क्यों, हाँ, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अभी 62 में मर जाऊंगी, तो ये वर्कशॉप करके मुझे क्या फायदा मिलेगा? बराबर है, आपका सवाल बहुत क्लियर है। आप, आप जवाब सुनना चाहती हो या नहीं? हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ, जवाब सुनना चाहती हो, है ना? राइट। तो हाँ आपको अपने हाँ, मन के विचारों को रोकना होगा, और कान को खोलना होगा, और दिल को खोलना होगा, और जवाब सुनना होगा। ऑल राइट। हाँ तो जो हाँ। भी, ऑल बिकॉज यू आर ऑन अ रोलर कोस्टर ऑफ थॉट्स। पॉज, थोड़ा सा पॉज ले लो। हाँ सुचित्रा जी, आप क्या कह रही थी? अगर वो, यही कि जो, हाँ, ये जो निगेटिव ही विचार आ रहा है उनके कि अभी मैं चल के क्या करूंगी, अगर बराबर है, उनके जवाब दो। शरीर, हाँ, उसका सवाल रिपीट मत करो, आप हाँ, जवाब दो। शरीर अंदर से उठ के खड़ा होना चाहता है, तभी भी वो नहीं, मन के विचार से वो वो पीछे बोल जा रही है, रही है। वो बोल रही है बीत गई मेरी हम्म। जिंदगी, अब मैं उठ के क्या करूं? अभी अभी 2-4 साल में अगर मैं मर जाने वाली हूँ, तो क्यों मैं ये वर्कशॉप करके खड़ी हो जाऊं और चलने लगूं और अपनी जिंदगी को सुधारूं? क्या जवाब दोगे आप? बेला जी को एक प्रश्न पूछूंगी कि जी। आपको मालूम है कि आप 4 साल बाद जाओगे, नहीं नहीं, 2 साल नहीं बाद नहीं, जाओगे? मैं समझ लो, मीना जी आप समझ लो कि वो अगले साल गुजर जाने वाली है, समझ लो। अब उसने क्यों उठना, आप बताओ। आरती जी, मैं बोलूं? जी बोलिए। वो सोल की जर्नी रहती है ना, वो आगे चालू रहती है, इसलिए उसको पॉजिटिवली लेना ही है और खड़ा होना ही है, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, लेकिन क्या मतलब हुआ उसका? सोल की जर्नी, सोल तो वैसे भी जर्नी करेगा। सोल की जर्नी कहाँ रुकने वाली है? मर गई तो फिर से पैदा होने वाली है। आत्मा तो असं अमर वाटतं है, आत्मा तो दूसरा शरीर धारण करेगा। यस वैशाली। मला असं वाटतं आजच्या 6 मिनिटे आपण जगायला हवं का? बरं, ऑल राइट। देखो, बघा तुम्हाला पटतं का? 2 चीजें मैं कहूंगी। 2 चीजें। पहली बात तो ये है कि तुम्हारी सांस
चल रही है, यू आर ब्रीथिंग, यू आर अलाइव, उन सांसों के लिए तो भी तुमने खड़ा होना है। हर सांस जब हम कुछ नहीं करते, प्राण शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, उस शक्ति को हम वेस्ट कर रहे हैं। अगर कल भी मर रहे हो तुम, तो आज तुमने उठना जरूरी है, क्योंकि आज तुम्हारी सांस चल रही है। योर प्राण शक्ति, यू आर टेकिंग कॉस्मिक एनर्जी, एंड व्हाट द हेल आर यू डूइंग विथ इट? यू आर जस्ट थ्रोइंग इट बैक आउट। कोई यूज नहीं उसका हो रहा, ये पहली बात। दूसरी बात, कौन जानता है कितने जन्म बेला जी ने इस तरह से बेड पे बिताए हैं? हम नहीं जानते कितने जन्म। क्यों खड़ी हो नहीं रही है? अगर इस जन्म, मैं तो कहूंगी कल मरने वाले हो तो आज खड़े हो जाओ, ताकि अगले जन्म ये रिपीट ना हो। वरना अगले जन्म वही कहानी, वही स्क्रिप्ट, वही ब्लूप्रिंट, फिर से पैटर्न रिपीट होगा। राइट राइट आरती, मैं इसलिए तुझे ज्वाइन किया है। हाँ, तो जो वर्कशॉप कर रहे हैं, हम खुद पे काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास 10 मिनट भी मिल जाए तो भी हमने रेजोल्यूशंस करना है, हमारे लेसन्स लर्न करने हैं, ताकि हम, अगर लेसन लर्न नहीं किया, तुम 3rd स्टैंडर्ड फेल हो गए, अगले साल, अगले जन्म फिर 3rd स्टैंडर्ड, फिर 3rd स्टैंडर्ड फेल हो गए, फिर अगले जन्म 3rd स्टैंडर्ड, पता नहीं कितने जन्म ऐसे बिताए हैं। क्योंकि हमारा जीवन, अब यहाँ पे कर्म का सिद्धांत आता है, हमारा जीवन कर्म, कर्मफल, कर्म, एक साइकिल जो है, ये कंटिन्यूस चलते रहे। कर्म संस्कार, फिर कर्म संस्कार में से फिर फल, फिर संस्कार, ये साइकिल ही जिंदगी है। इफ यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ, गेट अप, assert your willpower. And it's not about willpower also, you know, it's not about willpower, it is just wanting something good for yourself. मैं हंसना चाहती हूँ, मैं खिलखिलाना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं जिंदगी के पास जितनी खुशी देने के साधन है, मैं सारे साधनों का आनंद लेना चाहती हूँ। अगर ऐसा हम हर एक व्यक्ति, ऑल ऑफ अस, अगर हम ऐसा नहीं सोच रहे, तो हम इस जीवन को व्यर्थ में बिता रहे हैं। We are losing out on life if you feel that we don't deserve all the best that life has to offer, all the joys, all the pleasures, हर खुशी मेरे लिए है। ये अगर हमें महसूस नहीं होता तो हम जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। या राइट राइट, ये मेरे को क्यों क्वेश्चन आया, क्योंकि आज का जो वर्कशॉप था वो पूरा पास्ट लाइफ मैंने कहा, तो किसने क्या बोला, क्या किया, तो ये क्वेश्चन आया कि आज मैं 58 की हूँ, सब पूरा हो गया है, तो अब मुझे क्या चाहिए, और अब इसलिए ये क्वेश्चन आया आज का वर्कशॉप में। बिल्कुल बिल्कुल। और मीना जी जो कह रही थी, आप नहीं जानते आप 4 साल में मर जाओगी, शायद आप 90 तक जियो, तो अभी आप अगर 60 पे पहुंच रही हो, 30 साल इसी तरह से जीना चाहती हो, इसके बारे में भी सोचो। मीना जी का सवाल सही था, लेकिन आपका जवाब, मतलब आपका सवाल कुछ अलग था, उनका जवाब एक सही था जो सवाल उसने पूछा। सच बात है, अगर समझो तुम 10 साल भी जियोगी या 5 साल भी जियोगी, मैं तो कहूंगी कि 1 साल भी मैं दर्द में क्यों जीऊं, मैं तो कहूंगी कि 1 मिनट भी मैं दर्द में क्यों जीऊं, मैं 1 सांस भी दर्द में क्यों जीऊं, मैं खुशी खुशी सांस क्यों ना लूं। बिकॉज आई एम श्योर बेला दैट आप बहुत खुश नहीं हो बेड पे लेटे हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। You are in pain, you are in discomfort, you are joyless, you feel depressed, you have limitations, you can't do anything on your own, you are dependent. Is that a good state to be in? No. Not at all. For that you have to get up. And जैसे मैंने आज स्टार्टिंग में मैंने बोला, बस एक निर्णय, आपका एक विचार
आपको कल उठकर चलने लगा सकता है। इट कैन हैपन। ऑल गुड। ऑल और गुड। यस, हाँ पटता है का बोल लेते तो नहीं। ऑलराइट, चलो रुकेंगे अब। प्रार्थना बोलेंगे, ओमकार एक लेंगे और फिर रुको। ओम। यस अनीता, थैंक यू एवरीबॉडी, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम।